हेलो एंड वेलकम टू अनएक्सेस। इट्स ग्रेट टू हैव यू ऑल हियर। आज मैं एक ऐसी कौम के बारे में आपको बताऊंगा जिसने बदहाली से तरक्की का सफर बड़े कम वक्त में तय किया। वो कौम है जापान की। इस कौम के ऊपर 1950 में 2 न्यूक्लियर बम दाग दिए गए थे। इसके 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। 2 बमों के नाम थे लिटिल बॉय और फैट मैन। इसके 1950 में 3 लाख से ज्यादा बंदे मार गए थे। आज की आबादी के तनासुब के मुताबिक तकरीबन 30 लाख बंदे मार गए थे और दोनों शहर बुरे तरीके से तबाह बर्बाद हो चुके थे। लेकिन ये कौम के अंदर कुछ ऐसी रवायात थी, कुछ ऐसा सोचने का तरीका था जिसकी वजह से बहुत जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन गई। हमारे साथ भी, इंडिया और पाकिस्तान के साथ भी अंग्रेज राज ने बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया और हमें बदहाली ये दौर में धकेल दिया। लेकिन एक कामयाब और नाकाम कौम के बीच में फर्क था रवायतों का। हम आज तक इस बात का रोना रोते हैं कि हमारे साथ अंग्रेजों ने बहुत बुरा किया, जिसकी वजह से हम इस हाल में। लेकिन दूसरी तरफ जापान की कौम थी जिसने कुछ करना था, कुछ बनना था। उसने इस बेइज्जती को एज अ मोटिवेशन लिया और उसने गोल सेट किए। 1950 के अंदर उसने गोल सेट किया कि 1960 तक मैं दुनिया की बेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनूंगा और 1960 में वो वाकई दुनिया की बेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री बन चुकी। फिर 1960 में उन्होंने ये गोल बनाया कि हम 1970 तक बेस्ट मोस्ट एडवांस्ड स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बनेंगे। आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी, ना ही उनके पास कार्बन था और ना ही आयरन। ये दोनों चीजें स्टील बनाने के लिए बहुत जरूरी होती है। इस सारी सिचुएशन के बावजूद, क्योंकि उन्होंने गोल सेट कर लिया था, उन्होंने तरीके ढूंढे मुख्तलिफ जिससे वो 1970 तक दुनिया की बेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बनना चाहते थे। और वाकई 1970 में लोगों ने देखा कि जापान दुनिया की बेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंट्री था। 1970 में उन्होंने एक और गोल सेट किया कि हम 1980 तक दुनिया की बेस्ट ऑटोमोबाइल कंट्री बनेंगे। मतलब जहाँ पे जर्मनी, बर्तानिया जैसे बहुत बड़े नाम थे, लेकिन जापान ने गोल सेट किया कि हम सबसे बेहतरीन ऑटोमोबाइल्स बनाएंगे और वाकई वो ये करने में कामयाब हो गए। तो ये वही मुल्क है जिसका 1950 में 3 लाख बंदा मार दिया गया था। अब फर्क क्या था इस कौम में और किसी नाकाम कौम में? वो फर्क था इनके माइंडसेट का, वो फर्क था इनकी फिलॉसफीज का। क्या किया इन्होंने? 1950 में इनके ऊपर न्यूक्लियर बम गिराया गया। उसके बाद इन्होंने जो काम करना था सिर्फ वही काम किया। इनको अपनी सिक्योरिटी की टेंशन से आजाद होना था। उसके लिए उन्होंने क्या किया? दुनिया की बेस्ट फौज, यूएस की फौज को अपना मुहाफिज बनाया, कुछ पैसों के बस। और बहुत सारी ऐसी कॉन्सेप्ट्स हैं इनके पास, ये फिलॉसफीज हैं, ये रवायात हैं जिन पर अमल पैरा होकर ये आज इतनी कामयाब कौम है। तो चंद मैं आपके सामने पेश करूंगा। पहली फिलॉसफी वो है इकिगाई। इकिगाई क्या होता है? इकी का मतलब होता है जिंदा, गाई का मतलब होता है आपकी वर्थ कितनी है। इससे ये लोग मतलब लेते हैं कि आपका जिंदा होने का मकसद क्या है, आपके पास कोई गोल है या नहीं है। और ये एक प्रोडक्टिव मकसद नहीं होता, ये हर इंसान को अपने हिसाब से अपनी जिंदगी का मकसद डिसाइड करना होता है। और ये जो डिसाइड करने का प्रोसीजर होता है ये आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है। ये आपको बचपन से ही कुछ नए तरीके और नए जावियों से सोचना सिखाता है। आप वो एक घिसा पिटा ब्लूप्रिंट जो हमें बताया गया है कामयाब होने का, उससे निकलकर कुछ बाहर सोचते हैं, कुछ अपने बारे में सोचते हैं, कुछ दुनिया के बारे में सोचते हैं। तो ये पहला प्रिंसिपल था जो इनको कामयाबी की तरफ लेकर गया। दूसरी एक इनके पास कॉन्सेप्ट है वाबी साबी का। अब वाबी साबी क्या होता है? वाबी साबी से मुराद ये है कि जो चीजें इम्परफेक्ट हैं, जो भी आपके अंदर खामियां या किसी कौम के अंदर खामियां, उसको आपने एक्सेप्ट करना है और उसी खामियों के बलबूते पर आपने कुछ बड़ा बनना है। वो कैसे? आपके अंदर जो मौजूद खामियां हैं यही आपके अंदर यूनिक फैक्टर है, यही ऐसी चीज है जो आपको मुख्तलिफ लोगों से डिफरेंट बनाती है। तो यही चीज आपको कामयाब करेगी। इनके पास एक स्पोर्ट है, इसको बोलते हैं किंटसुगी। अब किंटसुगी में क्या होता है? इनके जो पुराने बर्तन होते हैं जो टूट जाते हैं उनको ये सोने से रिपेयर करते हैं। उनके जो स्कार्स होते हैं वो सोने से नुमाया हो जाते हैं। और आपको पता है उसके बाद ये बर्तन इतना खूबसूरत हो जाता है कि अगर उसकी कीमत पहले 10 रुपए थी तो अब वो 100 रुपए हो जाती है। 10 गुना उसकी कीमत ही बढ़ जाती है और वो खूबसूरत भी बेइंतहा हो जाता है। तो इससे हमें सबक क्या मिलता है कि हमारी जिंदगी में भी जो आज तक दुश्वारियां आई हैं, जो परेशानी आई हैं, हमने उसको एज अ इंस्पिरेशन लेना है, हमने उससे कुछ सीखना है और कामयाबी की तरफ चलना है, ना कि उसको छुपा के रखना है और उससे डरते रहना है। तो जब कभी आप अपनी खामियों को एम्ब्रेस करेंगे तो आप जरूर दुनिया में कामयाब होंगे। अब चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ जिसकी वजह से ये लोग कामयाब हुए, वो है मोटेनाई का। अब ये मोटेनाई एक जापानीज फ्रेज है। ये समझते हैं कि कोई भी चीज वेस्ट जाती है, ज़ाया जाती है जब तक हम उसका फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर लेते। मतलब अगर एक चीज से आप 100 रुपए का काम करवा सकते हैं, अगर आप उससे 50 रुपए का काम करते हैं तो आपने उस चीज को ज़ाया कर दिया। हर चीज को फुल पोटेंशियल के साथ इस्तेमाल करना या उसका यूज करना मोटेनाई कहलाता है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल उनके कल्चर में देता हूँ आपको। उनके कल्चर में जब कभी कोई पुराने कपड़े इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते, वो क्या करते हैं? उन सारे कपड़ों को इकट्ठा करते हैं और उन कपड़ों से कुछ नए कपड़े बनाते हैं या कोई नया आर्टिकल बना लेते हैं। मतलब किसी के पास सुर्ख रंग का स्वेटर था तो वो पुराना हो गया, एक दूसरे शख्स के पास ब्लैक कलर का स्वेटर था वो भी पुराना हो गया। क्या करते हैं? उससे धागे निकालते हैं
और उससे एक नया स्वेटर बनाते हैं। तो पुरानी चीजों का रिसाइकिल करना, रीयूज करना इनकी कोर फिलॉसफी के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से ये आज बेहतरीन कौम बनकर उभरे। तो हम भी अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए इस फिलॉसफी को यूज कर सकते हैं। कैसे? हम हर चीज का फुल पोटेंशियल के साथ यूज करेंगे तभी हम कामयाब होंगे। अगर हम कभी किसी चीज को या अपने दिमाग को या अपनी एनर्जीज को फुल पोटेंशियल के साथ यूज नहीं करेंगे तो हमें एक एहसास शर्मिंदगी होना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये एहसास शर्मिंदगी पैदा हो गया, उस दिन आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम चलते हैं चौथी फिलॉसफी की तरफ, जो जापानीज कल्चर में बहुत नुमाया है। इस फिलॉसफी गैमा, GAMAN। इस फिलॉसफी के मुताबिक आपको सिर्फ उन चीजों के बारे में परेशान होना चाहिए जो चीजें आपके हाथ में, जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, जिसके ऊपर आपका इख्तियार नहीं है, उन चीजों के बारे में आपको परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके हल के लिए कुछ इजाद करना चाहिए, कुछ नया सोचना चाहिए, कुछ टेक्निक टूल्स बनाने चाहिए ताकि आप उनसे लड़ सकें, ना कि उसको अपने ऊपर सवार कर लें, हावी कर लें और हार मान लें। आप ये जानते होंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स जापान में आते हैं, सबसे खतरनाक सुनामी, सैलाब जापान में आते हैं, लेकिन उन लोगों ने इसको एक्सक्यूज नहीं बनाया अपनी नाकामी का। इसके ऊपर काम कर कर ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए ताकि वो इससे महफूज रह सकें या इससे कम से कम नुकसान हो उनका। जब कभी हमें किसी मुश्किल सिचुएशन का सामना हो, हमारी जिंदगी में कोई दुश्वारी हो, तो हमें उससे लड़ने का हौसला अपने अंदर पैदा करना है। हमने कुछ ऐसा सोचना है ताकि हम उससे लड़ सकें, ना कि उसको अपने ऊपर सवार कर कर, हावी कर कर हार मान लें। पांचवा कॉन्सेप्ट जो हम जापानी से सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं वो है मोनो नो वे। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि कोई भी चीज जो आपके अंदर फीलिंग पैदा कर रही है, जिससे आपके अंदर कोई इमोशंस पैदा हो रहे हैं, आप उसके बारे में फुली अवेयर हो ताकि आप सही डिसीजन ले सकते हैं। एक फेस्टिवल ये लोग बनाते हैं, उसको बोलते हैं हमानी फेस्टिवल। उसमें क्या करते हैं कि जब बहार अपने पीक पर होती है तो वो उन दरख्तों का मुशाहिदा करते हैं, सारे ग्रुप्स में बैठ जाते हैं और उन दरख्तों का पीक एंजॉय करते हैं। हालांकि इनको ये मालूम होता है कि 2 से 3 हफ्ते बाद ये जो इतने खूबसूरत फूल इस दरख्त पर आए खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो इस इमोशन, इस फीलिंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और प्रेजेंट में रहना एंजॉय करते हैं। तो सेम चीज हम अपनी जिंदगी में अपनाकर कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। मतलब जो आज हमारे पास है, इसी के अंदर अपना बेहतरीन दें ताकि आप कामयाब हो सकें। अब हम चलते हैं अपनी छठी फिलॉसफी या कॉन्सेप्ट कह लें या रवायत कह लें जो हमें जापानीज कौम से सीखनी चाहिए, वो है काइजन की। अब ये काइजन की फिलॉसफी है जिसकी वजह से टोयोटा और होंडा आज इतना बड़ा ब्रांड है और इतना बेहतरीन ऑटोमोबाइल कंपनी है। काइजन से क्या मुराद है? काइजन से मुराद आप हर रोज कुछ ना कुछ बेहतरी अपने काम में लेकर आ रहे हैं। आप रोज की बुनियाद पर कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने काम में, कुछ ऐसी तब्दीलियां लेकर आ रहे हैं जिससे आपका प्रोडक्ट या आपकी जिंदगी बेहतर दी जा रही है। तो हमने भी अपनी जिंदगी में रोज के मुताबिक चेंज करना है। मतलब जो आज हम काम कर रहे हैं, जब हम कल जाएं तो आज से बेहतर हो, जब हम परसों जाएं तो कल से बेहतर हो। जब आप अपनी जिंदगी में बेहतरी की तरफ स्ट्राइव करेंगे, बेहतरी की कोशिश करेंगे, तभी आप कामयाब हो सकते। सातवीं आदत या सातवीं रवायत, ट्रेडिशन जो जापानीज को इतनी बेहतरीन कौम बनाने में मददगार साबित हुई है, वो है इनका लिबास। इनका जो ट्रेडिशनल लिबास है वो किमोनो है। अब किमोनो क्या होता है? एक गाउन होता है, उसको एक बहुत चौड़ी बेल्ट के साथ पहना जाता है। अब वो जो चौड़ी बेल्ट है वो उनका पोस्चर ठीक रखती है। ये जिस तरह स्ट्रेट बैक के साथ खड़े होते हैं या बैठ के बात करते हैं, ये उसको ठीक लगती है। आज की साइंस ये बताती है कि जब कभी आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होती है तब आप इंफॉर्मेशन ज्यादा अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो यही चीज थी जो इनको इतना ज़हीन बनाया, जिसकी वजह से ये आज हर फील्ड के अंदर सबसे बेहतर है। आठवीं आदत है कॉर्पोरेशन की। हम लोग आमतौर पर किसी के साथ काम कर कर कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? हमारे अंदर ये आदत है ही नहीं, हमें ये किसी ने समझाया ही नहीं है, हमने ये कभी अपनाया ही नहीं है कि हमें मिलकर काम करना चाहिए, हमें टीम बनाकर काम करना चाहिए ताकि हम बेहतर काम कर सकें। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग हर काम दूसरे के बारे में सोच से करते हैं। जैसे इनके जो बस स्टेशन होती हैं, ये क्या करते हैं? अपनी पर्सनल डस्टबिन अपने पास रखते हैं। जो भी इनके पास कचरा होता है, रैपर होता है, वो अपनी डस्टबिन में डालते हैं और फिर जब कभी इनको पब्लिक डस्टबिन मिलती है, उस डस्टबिन को वहाँ पर खाली कर देते हैं ताकि जो वहाँ का क्लीनिंग स्टाफ है उसके लिए कोई आसानी पैदा हो सके। और भी बड़ी छोटी छोटी आदत है जो इनके अंदर वो कॉर्पोरेशन वाला एटीट्यूड बनाती हैं। जैसे वहाँ के लोगों के अंदर आदत होती है कि जब वो कभी रेस्टोरेंट जाते हैं तो अपनी चेयर को वापस अंदर की तरफ रख कर वहाँ से उठते हैं। इसके पीछे फिलॉसफी बड़ी मजेदार है। वो सोचते हैं कि अगर हमने अपनी चेयर टेबल के अंदर रख दी तो इससे जो वहाँ का क्लीनिंग स्टाफ है उसको बड़ी मदद होगी। जैसे एक रेस्टोरेंट के अंदर अगर 150 चेयर्स हैं, एक इंसान को 150 चेयर्स खुद सेट करनी पड़े तो उसको बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हर इंसान सिर्फ एक एक चेयर सेट करे तो शायद उसको पता नहीं चलेगा, कुछ सेकंड्स के अंदर ये काम कर लेगा। तो ये जो दूसरों का ख्याल रखने वाली आदत है, ये इनको एक अच्छी
अच्छी टीम बनाने में मदद करती है। और कोई भी कामयाब बिजनेस करने के लिए, कुछ भी दुनिया में बड़ा करने के लिए आपके पास बेहतरीन टीम होना लाजमी है। लास्ट बट नॉट शटर ऊपर करता है, उससे पहले वो उसको बो करता है। अब बो से ये क्या कह रहे होते हैं, उसका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। ये चीज इनका एहसास पैदा होती है कि हमारा जो काम है इसी की वजह से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसी की वजह से हमारी इज्जत है। तभी जाकर ये अपने काम को इतना सीरियसली लेते हैं। तो ये जो एप्रिसिएशन की, शुक्रगुजार होने की जो आदत है, ये आपको जिंदगी में कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। ये हर दूसरे इंसान को मिलने से पहले झुकते हैं उसके सामने। तो उसका भी मतलब यही होता है कि वो उसका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। जब कभी इनसे पूछते हैं कोई कि क्या हाल है आपके, तो उसका जवाब भी ये इस अंदाज में देते हैं कि उनके हाल आज बेहतर है इस एनवायरनमेंट की वजह से, इस अर्थ की वजह से, आप लोगों की वजह से। तो ये एप्रिसिएशन की आदत, ये दूसरे की भलाई को मानने की आदत इनको कामयाबी की तरफ लेके जाती है। अब हम वीडियो कंक्लूड करते हैं। तो मेन चीज हमने जापानी कौम से क्या सीखी? हमने सीखा कि आपकी इज्जत आपके काम के अंदर है। आपको अगर कोई दुनिया इंपॉर्टेंस नहीं देती तो आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप लोगों की जिंदगियों का हिस्सा बन जाए। मतलब आपके बगैर ये दुनिया चल ही ना सके, तो आपकी इज्जत 100% होगी। दूसरा हमने क्या सीखा कि आपकी जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए और मकसद को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अपने मकसद पर पूरा यकीन होना चाहिए। जिसकी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप रोज की बुनियाद पर कुछ बेहतर होते जा रहे हो। आपकी कल की जिंदगी आज की जिंदगी से बेहतर होनी चाहिए। हर रोज की बुनियाद पर अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बेहतरी लेकर आ रहे हैं तो आप जरूर कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ वेरी मच। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। सर उठा के जिया तू, कभी रुका नहीं, रास्ते थे मुश्किल पर तू झुका नहीं। मेहनत इतनी के ताज सर पे आ जाए, ख्वाबों की मिट्टी से महल ना बन जाए। पसीना गवा है, ये वक्त तेरा है, अंधेरी रात ढल गई अब सवेरा है। तू जो ख्वाबों को तकदीर बनाता है, अंधेरों में जल के खुद को शमशीर बनाता है।